हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर। राजस्थान के कल्चर में हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की छतरियाँ स्थापत्य कला में। इसके पहले हम स्थापत्य कला में किले देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के मंदिर। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के मंदिर। जब हमने कल्चर स्टार्ट किया था, राजस्थान का कल्चर स्टार्ट किया था, तो दो बातों पे बात की थी। एक बात की थी हमने संस्कृति और दूसरी बात की थी सभ्यता। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है कि संस्कृति तो विचार है और सभ्यता क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसका प्रवर्तन है। जैसे संस्कृति में हम मान सकते हैं धर्म। ठीक है, संस्कृति में क्या मान सकते हैं, धर्म। धर्म का इम्प्लीमेंटेशन हिंदू धर्म के, जैसे हिंदू धर्म है तो उसका मंदिर। ठीक है, मुस्लिम धर्म है तो उसकी क्या बन जाएगी, मस्जिद बन जाएगी। तो ठीक है, संस्कृति धर्म तो क्या है, संस्कृति का भाग है, और मंदिर क्या है, सभ्यता का भाग है। जो हमें दिखाई देता है वो क्या है, बेसिकली सभ्यता है। ठीक है, तो मंदिर किसका भाग है, सभ्यता के भाग है। सबसे पहले आती है मंदिर निर्माण की शैलियाँ। ठीक है, सबसे पहले आती है मंदिर निर्माण की शैलियाँ। मंदिर निर्माण की शैलियाँ मोटी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो भारत के स्थान के आधार पर शैलियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो नागर शैली और दूसरी द्रविड़ शैली। नागर शैली की जो कि हमारे उत्तरी भारत में प्रचलित है, और दक्षिणी शैली जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसके अलावा एक इन दोनों का मिक्स्ड रूप भी प्रचलित है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ कुछ मामलों में कर्नाटक वाला एरिया में प्रचलित थी। उसको कहते थे हम वेसर शैली। कौन सी शैली, वेसर शैली। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले नागर शैली। नागर शैली और दूसरी है द्रविड़ शैली। देखो, मंदिर निर्माण का जो आरंभ है वो मौर्यों के समय हुआ था, लेकिन मौर्यों के समय का हमें कोई मंदिर मिलता नहीं है, केवल उनके अवशेष मिलते हैं। वास्तविक रूप से जो मंदिर निर्माण का आरंभ है वो किनके समय हुआ, नागर शैली का आरंभ किसके समय हुआ, गुप्तों के समय। गुप्त काल में यह शैली प्रचलित में आई, गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में नागर शैली का उद्भव हुआ। तो हम देखते हैं कि नागर शैली में बेसिक से एलिमेंट क्या है, बेसिक से फीचर्स क्या क्या है इसके। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं है। सीधा पूछेगा हमसे कौन सा मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो नागर शैली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें रहता है ऐसे चबूतरे नुमा एक आकृति। इसको कहते हैं जगती। जगती कह दो या आप कह लो चबूतरा। ठीक है, सबसे पहले रहता है जगती या चबूतरा। इसके ऊपर क्या बनता है, मंदिर बनता है। तो मंदिर में जो सबसे मेन जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है उस स्थान को कहते हैं हम गर्भगृह। क्या कहते हैं, गर्भगृह। जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, अब इसके स्थान आपने देखा होगा जब आप मंदिर गए होंगे, तो ये गर्भगृह जहाँ पर मेन मूर्ति रखी जाती है, उसके बाद थोड़ा सा स्थान रहता है। इस स्थान को कहते हैं हम अंतराल। क्या कहते हैं, इस स्थान को अंतराल कहते हैं। इसके बाद इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति रहती है जहां पर हम प्रार्थना वरार्थना करते हैं बैठकर। उस स्थान को क्या कहते हैं, मंडप। जहां पर हम बैठकर प्रार्थना करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, मंडप कहते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में यहाँ पर क्या होते थे, हवन वगैरह भी होते थे इस स्थान पर। अब ये अलग अलग टाइप पे हो सकते हैं, या तो एक ही मंडप हो सकता है, या फिर अगर ज़्यादा बड़ा मंदिर है तो एक और मंडप होगा, या इस प्रकार से और कई सारे मंडप होंगे, उन्हें कहेंगे अर्ध मंडप। क्या कहेंगे, उन्हें अर्ध मंडप कहेंगे। और ये यहाँ पर सीढ़ियाँ आ जाएगी। ठीक है, यह है बेसिक सा हमारे नागर शैली का आर्किटेक्चर। ठीक है, गर्भगृह जहाँ पर मेन मूर्ति रखी जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है मंदिर का, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको नागर शैली में कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं, इसको शिखर कहते हैं। अब ये शिखर के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इनके अलग अलग नाम है, जैसे रेखा प्रसाद, इसको कहते हैं लटिन, वल्लभी, फमसाना, ये शिखर के क्या है, नाम है। ठीक है, इनका अलग अलग बेसिक सा थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है और इनका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें बेसिक से कि भाई नागर शैली में क्या क्या मेन फीचर्स रहते हैं, बस एक ओवरव्यू लेना है। ठीक है,
यहाँ पर ऊपर ऐसा गोल सा हिस्सा रहता है, गोलाकार आकृति रहती है, इसको कहते हैं आमलक, इसको क्या कहते हैं आमलक। और यहाँ पर रखा रहता है इस आकृति को कहते हैं कलश। ठीक है, तो मंदिर का जो सबसे ऊपरी टॉप सिरा रहता है उसको क्या कहते हैं कलश कहते हैं। ठीक है, और कलश जिस पर रखा रहता है उसको क्या कहते हैं आमलक कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी नागर शैली की बेसिक विशेषताएं। ठीक है, अब नागर शैली की उपशैलियाँ, नागर शैली की उपशैलियों की बात करते हैं। तो नागर शैली की अगर उपशैलियों की बात करेंगे तो नागर शैली की सबसे पहली उपशैली है उड़ीसा शैली। जो पुरी का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये सब किस में आ जाता है उड़ीसा स्टाइल में है। तो किसका भाग वो नागर शैली का, लेकिन नागर शैली में क्या है उसकी सब शैली है उड़ीसा शैली। एक ऐसे ही है खजुराहो मंदिर, खजुराहो के मंदिर। और तीसरी शैली आ जाती है हमारी सोलंकी शैली, इसको ही कहते हैं मरु गुजरा शैली या महामारू शैली, महामारू शैली। और हमारे काम की यही है क्योंकि राजस्थान और गुजरात में यही शैली प्रचलित है। ठीक है, राजस्थान या गुजरात में जो शैली प्रचलित है उसका नाम क्या है सोलंकी शैली या महामारू शैली। बेसिकली गुजर प्रतिहारों के द्वारा राजस्थान में शैली का प्रचलन हुआ। तो राजस्थान में हम महामारू शैली के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे जो कि क्या है नागर शैली की उपशैली है। ठीक है, बाकी इनकी अन्य शैली क्या है उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली। अगर आपके सिलेबस में डिटेल में होता मंदिर स्थापत्य तो ये सारी शैलियाँ हम डिटेल में पढ़ते। ठीक है, लेकिन केवल मंदिर है और मंदिरों से भी जो प्रश्न आएगा वो सीधा आएगा कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, इसलिए हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये है हमारे नागर शैली का बेसिक सा डायग्राम। ठीक है, ये है नागर शैली का बेसिक सा डायग्राम। सबसे पहले क्या होगा, एक चबूतरा नुमा आकृति रहेगी जिस पर हम मेन मंदिर बनाएंगे, उसको कहेंगे जगती। ठीक है, जगती के ऊपर जहाँ पर मेन मूर्ति हमारी रखी रहेगी उसको कहेंगे हम गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह से बैठने के स्थान के बीच में एक थोड़ा सा गैप रहता है जिसको कहते हैं अंतराल। क्या कहते हैं अंतराल कहते हैं। कभी कभी ये अंतराल बहुत छोटा होता है और कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, शांति से थोड़ी देर बैठते हैं या खड़े रहते हैं, उस स्थान को कहते हैं मंडप। क्या कहते हैं मंडप। अब मंडप एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मंडप जो मेन मंडप, फिर उसके बाद अर्ध मंडप। ठीक है, फिर लास्ट में जाके ये आ जाएगी सीढ़ियाँ। ठीक है, जो ये मेन ये रहेगा, जो मेन रहेगा ये आकृति गर्भगृह के ठीक ऊपर, उसको कहेंगे हम शिखर। ठीक है, क्या कहेंगे शिखर। इसका टाइप अलग अलग हो सकता है, ये टाइप के आधार पर अलग अलग नाम है। रेखा प्रसाद वल्लभी पमसाना, आपको ध्यान नहीं रखना, बस पूछ ले कि भाई रेखा प्रसाद वल्लभी पमसाना क्या है, तो ये क्या है नागर शैली में शिखर के प्रकार है। ठीक है, वो भी पूछेगा हमें हमसे इंडियन हिस्ट्री में पूछेगा। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर में तो ये नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर एक गोलाकार भाग रहता है जिसको कहते हैं हम आमलक। क्या कहते हैं आमलक। ठीक है, और उसके ऊपर जो सबसे मंदिर की जो सबसे टॉप, गर्भगृह का जो सबसे टॉप सिरा रहता है उसको कहते हैं हम कलश। क्या कहते हैं कलश कहते हैं। ठीक है, तो ये है नागर शैली और ये है उसकी उपशैलियाँ। अब बात कर लेते हैं नागर शैली और द्रविड़ शैली। थोड़ा सा डिफरेंस है नागर शैली और द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली जो स्टार्ट हुई वो हुई थी पल्लवों के समय। किसके समय हुआ था, पल्लवों के समय। ठीक है, पल्लव राजवंश के शासन के समय मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का आरंभ हुआ। सबसे पहले जो मंदिर बना करते थे वो बना करते थे, या तो सबसे पहले मंदिर बना करते थे गुफाओं में। कोई गुफा है उसको काट कर मंदिर बना दिए, जैसे कि हम देखते हैं बौद्ध चैत्य या विहार। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर लेंगे और उसी पत्थर को पूरा काट के क्या बनाएंगे मंदिर, उसको कहेंगे एकाश्म मंदिर। एकाश्म मंदिर या मोनोलिथ टेम्पल, या क्या कहेंगे इसको मोनोलिथ टेम्पल। फिर बाद में ईंट पत्थरों को अलग अलग जोड़ के मंदिर जो बनाए जाएंगे उनको कहेंगे हम स्वतंत्र मंदिर। ठीक है, सबसे पहले गुफाओं को काट कर बना दिए मंदिर। उसके बाद में क्या हुआ, एक बड़ा सा पहाड़ ले लिया, उसको ही काट कर क्या बना दिया मंदिर, जैसे कि एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, उसके बाद में आप ईंट और पत्थरों को अलग अलग जोड़कर जो मंदिर, जैसे हमारे मकान बन रहे हैं या अभी प्रेजेंट टाइम पर जो मंदिर बन रहे हैं वो सब कैसे स्वतंत्र मंदिर, उनको क्या कहेंगे हम स्वतंत्र मंदिर। तो द्रविड़ शैली का जो आरंभ हुआ वो किसके समय हुआ, पल्लवों के समय आरंभ हुआ। और पल्लवों के समय इसको जो पीक पर, मतलब द्रविड़ शैली की जो वास्तविक विशेषताएं हैं वो किसके समय प्रकट हुई, चोलों के समय। ठीक है, चोल साम्राज्य के समय वास्तविक रूप से ये प्रकट हुई। ठीक है, पल्लवों के समय स्टार्ट हुई, आरंभिक रूप में थी, लेकिन मैच्योर किसके समय हुई, चोलों के समय हुई। ठीक है, द्रविड़ शैली। अब नागर शैली और द्रविड़ शैली में लगभग सारी चीजें सेम है। ठीक है, एक तो क्या क्या डिफरेंस है इनमें,
मेन डिफरेंस क्या है कि जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो क्या है, एक तो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बड़े होते हैं। नागर शैली में हमें इसके चारों ओर बाउंड्री नहीं मिलती, जबकि द्रविड़ शैली में मंदिर के चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्री। मंदिर के चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्री होती है द्रविड़ शैली में, ठीक है। मंदिर के चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्री। इसको कहते हैं परकोटा। क्या कहते हैं इसको, परकोटा, ठीक है। तो नागर शैली में परकोटा विद्यमान नहीं होता, जबकि द्रविड़ शैली में परकोटा विद्यमान होता है। अब परकोटा है तो एंट्रेंस गेट भी होगा, यानी कि इसमें घुसने के लिए, मंदिर में एंट्री के लिए क्या होंगे, रास्ते बने होंगे। या तो एक रास्ता बना हो सकता है, या कई कई बार चारों तरफ रास्ते बने होते हैं। तो ये जो ये रास्ते बने होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, गोपुरम। क्या कहते हैं इनको, गोपुरम, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, गोपुरम। यानी कि इधर गोपुरम नहीं मिलेंगे, इधर गोपुरम मिलेंगे। भाई जहाँ परकोटा है वहीं पर एंट्री करेंगे और वहीं पर गोपुरम होगा। तो द्रविड़ शैली में गोपुरम मिलेगा, जबकि नागर शैली में गोपुरम नहीं मिलता है। अब इधर पानी की अनिश्चितता रहती थी, ठीक है, इधर पानी की अनिश्चितता रहती थी, इसलिए मंदिर भवन में ही बावड़ियाँ बनी होती थी, यानी कि पानी के स्रोत। नागर शैली में हमें पानी के स्रोत एक आध में मिलेंगे या बहुत नगण्य रूप से, मतलब इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। मंदिर जो कॉम्प्लेक्स है, मंदिर के जो अंदर है वो, इसमें पानी का कोई स्रोत मौजूद नहीं होता, जबकि द्रविड़ शैली में पानी का सोर्स मौजूद होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पानी का स्रोत विद्यमान। तो ये तीन मेजर डिफरेंस है। क्या होगा, एक तो परकोटा होगा द्रविड़ शैली में, गोपुरम होगा, और इसके अलावा पानी का स्रोत होगा, ठीक है। अब हल्का सा डिफरेंस केवल भाषा में है, ठीक है। भाषा में कैसे डिफरेंस है, इधर हमने क्या कहा था, शिखर कहा था, ठीक है। जो गर्भगृह की जो ऊपर वाली आकृति थी उसको क्या कहा था हमने, शिखर। ये इस टाइप की जो आकृति है इसको क्या कहा था हमने, शिखर। जबकि द्रविड़ शैली में इसको कहते हैं विमान। द्रविड़ शैली में इसको क्या कहते हैं, विमान कहते हैं, ठीक है। इधर तो कहते थे शिखर और इधर कहते थे विमान। और ये कैसा होता है, पिरामिड आकार, ठीक है। इधर शिखर और इधर क्या कहते हैं, विमान, ठीक है। बस इतना सा बेसिक्स हमने समझ लिया। अब राजस्थान में द्रविड़ शैली के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, एक तो रंगनाथ मंदिर जो कि पुष्कर में, कहाँ पर है, पुष्कर में। एक जो 33 करोड़ देवी देवताओं का, जब हमने जूनागढ़ किला पढ़ा था तब भी पढ़ा था, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ठीक है। उनको कहाँ लाए, जो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, 33 कोटि या करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। कहाँ पर बना हुआ है, जूनागढ़ के किले में। किसके द्वारा बनाया गया था, अनूप सिंह। औरंगजेब जब मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था तो दक्षिण अभियान के दौरान जब वो वापस आ रहे थे तब अनूप सिंह अपने साथ क्या, इन मूर्तियों को अपने साथ ले आते हैं, ठीक है। इसी कारण से ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कैसा माना जाता है, दक्षिणी शैली का माना जाता है, द्रविड़ शैली का। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात करी मंदिर निर्माण की शैलियाँ। मंदिर कैसा प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक है। धर्म क्या है, संस्कृति है, ठीक है। मंदिर निर्माण की शैली में हमने बात की नागर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर शैली की उपशैलियाँ हमने देखी, उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, इसके अलावा सोलंकी शैली या महामारू शैली, जो कि हमारे राजस्थान में रेलिवेंट है। हम जो ज़्यादातर पढ़ेंगे वो कौन सी शैली पढ़ेंगे, महामारू शैली पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा द्रविड़ शैली में मंदिर के चारों तरफ बना होगा परकोटा। नागर शैली में वो विद्यमान नहीं होगा, पानी का स्रोत मौजूद होगा, ठीक है। अब परकोटा बना है तो मंदिर में प्रवेश के लिए क्या बने होंगे, इधर गोपुरम, जबकि नागर शैली में गोपुरम नहीं बने होते, ठीक है। तो ये है मेन। इधर कहते हैं इधर शिखर और इधर कहते हैं इसको विमान, ठीक है। राजस्थान में जो उदाहरण है वो रंगनाथ टेम्पल पुष्कर और इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, जो कि कहाँ पर है, जूनागढ़ किले, जूनागढ़ किला बीकानेर, ठीक है। इसके अलावा एक और शैली है वेसर शैली। वेसर शैली बस हल्का सा आइडिया रखना है आपको। वेसर शैली, इसमें क्या होगा, नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों की ही विशेषताएं क्या होगी, विद्यमान होगी, ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरू की गई, चालुक्यों के द्वारा, चालुक्य द्वारा। अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, ठीक है। अगर अब डायग्राम हम देखें तो यहाँ नागर शैली,
इधर वाले पार्ट में आ जाएगा द्रविड़ शैली, और जो ये वाला भाग है यहाँ क्या आ जाएगा, चालुक्य शैली, या इसको कहते हैं वेसर शैली। ठीक है, तो इसमें नागर शैली की भी विशेषताएं होगी और द्रविड़ शैली की भी क्या होगी, विशेषताएं होगी। बाकी अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य हुए उनकी अपनी प्रचलित एक शैली थी, लेकिन मेन रूप से अगर मेन रूप से क्या थी, जैसे नागर शैली, मेन रूप से नागर शैली, लेकिन उड़ीसा राज्य था तो वहाँ पर जो शैली प्रचलित आई वो क्या, कौन सी शैली होगी, उड़ीसा शैली होगी। ठीक है, इसी प्रकार इधर द्रविड़ शैली में बात करेंगे तो आगे विजयनगर शैली, बहुत सारी शैली आ जाती है, लेकिन हमें केवल यही ध्यान रखना है मोटा मोटा। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, तो मंदिर निर्माण की मेनली दो शैलियाँ, नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली की जो शुरुआत है वो किसके समय मानी जाती है, गुप्तों के समय। ठीक है, और द्रविड़ शैली की जो शुरुआत मानी जाती है पल्लवों के समय, लेकिन इसका मैच्योरिटी पीरियड, लेकिन वास्तविक जो विशेषताएं हैं वो चोल साम्राज्य के समय अस्तित्व में आती है। ठीक है, इसके अलावा एक और शैली है वेसर शैली, जो कि नागर और द्रविड़ शैली दोनों का सम्मिश्रित रूप है, और ये चालुक्य के द्वारा प्रचलित में आई। ठीक है, नागर शैली की कुछ उपशैलियाँ भी है जिनका नाम है उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, सोलंकी शैली। सोलंकी शैली को ही मरुगुजरा या महामारू शैली भी कहते हैं, जो कि हमारे राजस्थान और गुजरात में प्रचलित थी। ठीक है, महामारू शैली, इसको ही कह देते हैं हम गुज्जर प्रतिहार शैली। गुज्जर और प्रतिहार वंश, गुज्जर और प्रतिहार क्या था, एक वंश था। ठीक है, जिसका शासन था लगभग 8वीं से लेकर 12वीं सदी के पीरियड में। तो इस पीरियड में जो भी मंदिरों का निर्माण हुआ वो किनके द्वारा हुआ, गुज्जर प्रतिहारों के द्वारा हुआ, और इस शैली में जो मंदिर बने उसको क्या नाम दिया, महामारू शैली नाम दिया। ठीक है, 8वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में। महामारू शैली क्या है, नागर शैली की उपशैली। ठीक है, नागर शैली की उपशैली। या तो मंदिरों में आपको सीधा पूछ लेगा कि नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको नागर शैली टिक कर देना है, और स्पेसिफाई दे दे तो महामारू शैली टिक कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑप्शन चूज करना है। नागर शैली, इनके जो प्रमुख स्थान हुए, वो एक तो है भीनमार और दूसरा ओसियां। ओसिया को कहते हैं हम राजस्थान का कोणार्क। ठीक है, राजस्थान का कोणार्क भी कहते हैं ओसिया को। ओसिया कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। ओसिया में जो मंदिर है वो यहाँ पर एक तो सूर्य मंदिर है, एक हरिहर मंदिर है। ठीक है, हरिहर मंदिर क्या धार्मिक सहिष्णुता को बताता है। पहले हिंदू धर्म में भी क्या थे, पहले हिंदू धर्म नहीं था, पहले क्या थे, अलग अलग संप्रदाय थे, जैसे वैष्णव अलग थे, शैव अलग थे, शाक्त अलग थे। तो इनमें भी क्या थी, आपस में कट्टरता थी। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, इन सब चीज़ों को जैसे जैसे और धर्मों का डोमिनेंस बढ़ा, जैसे बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलन में आया, तो उसके बाद सभी हिंदुओं ने मिलकर जो एक क्या सद्भाव, धार्मिक सद्भाव को शो करता है। हरि किसको बताता है, विष्णु को, जो कि वैष्णव संप्रदाय के लिए। हर है जो कि महादेव को बताता है। ठीक है, यानी कि ये कहता है कि ये सब क्या है, शिव और विष्णु दोनों क्या है, एक ही है, और किसका पार्ट है, हिंदू धर्म का पार्ट है, ताकि हिंदू धर्म की क्या प्रासंगिकता बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूर्य मंदिर बना हुआ है, हरिहर मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक जैन मंदिर भी बना हुआ है, महावीर जैन मंदिर। ठीक है, अगर हम और बात करें कि इसके और उदाहरण कौन कौन से हैं गुज्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली के, मेन देख लेते हैं। एक है कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा अर्शद माता का मंदिर, यह है आबानेरी दौसा में। ठीक है, इसके अलावा
जो गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली का जो सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है वो कहाँ पर है? किराड़ू में। बाड़मेर की एक जगह पड़ती है किराड़ू, वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम मंदिर माना जाता है वो, और सबसे भव्य भी किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। महामारू शैली या प्रतिहार शैली सबसे अंतिम व सबसे भव्य मंदिर। भव्य मंदिर कहाँ पर है ये? किराड़ू। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर जिसके भी पीछे ईश्वर लग जाए वो किसका मंदिर है? शंकर भगवान का। ठीक है, जिसके भी पीछे ईश्वर लग जाए वो किसका मंदिर होता है? शंकर भगवान का मंदिर होता है। किराड़ू। किराड़ू कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर। और इसी को कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। इसी को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं इसको, राजस्थान का खजुराहो। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शैली में पढ़ रहे हैं तो एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा महामारू शैली का मंदिर नहीं है, तो ये आपको मेन मंदिर ध्यान रखना है। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, तो महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली ये क्या है? नागर शैली की सब शैली है, उपशैली है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वह 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी में माना जाता है। इसका जो प्रमुख स्थान है वो क्या क्या है? भिन्नमाल और ओसिया। ओसिया सबसे फेमस स्थान है। ओसिया में सूर्य मंदिर भी है, हरिहर मंदिर भी है, इसके अलावा एक जैन मंदिर भी है, महावीर जैन मंदिर, जो कि सबसे प्राचीन जैन मंदिरों में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा महामारू शैली के अन्य मंदिरों की बात करें तो कालिका माता का मंदिर, और सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर की बात करें तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जिसे हम कहते हैं राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। मौर्यकालीन व मौर्योत्तर काल के मंदिर। मौर्यकालीन या पोस्ट मौर्यन यानी कि मौर्यों के ठीक बाद वाले, तो इस पीरियड के जो मंदिर है या जगह के की बात करें तो हमने जब सभ्यताएं पढ़ रहे थे तब भी पढ़ी थी हमने बेराट। बेराट कैसी साइड है? मौर्यन साइड है, मौर्यकालीन साइड है। यहाँ पर क्या मिला है? बौद्ध गोलाकार मंदिर या बौद्ध स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बेराट, बेराट का बौद्ध मंदिर। बेसिकली बौद्ध में जो पूजा की जाती है उस स्थान को कहते हैं चैत्य। क्या कहते हैं उस स्थान को? चैत्य। और जहाँ पर सन्यासी लोग रहते हैं उस स्थान को कहते हैं, अपन में तो कह देते हैं आश्रम, और इनमें कहते हैं विहार। ठीक है, तो इनमें चैत्य और विहार दो फेमस चीज़ें आती है, चैत्य और विहार। चैत्य जहाँ पर पूजा होती है, और विहार जहाँ पर सन्यासी लोग निवास किया करते हैं बौद्ध में, बौद्ध धर्म में। ठीक है, मौर्योत्तर काल की बात करें तो एक आती है हमारे जाख बाबा की मूर्ति। ये क्या है? बेसिकली एक यक्ष की मूर्ति है। याद रखना इस जगह को, नोह भरतपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाग बाबा की मूर्ति कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? नोह भरतपुर में। पहले जो पूजा की जाती थी, पहले शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की इनकी पूजा नहीं की जाती थी। पहले किसकी पूजा की जाती थी? यक्ष यक्षिणी की पूजा की जाती थी। ठीक है, बाद में इन्हें क्या बना दिया? गौण देवता बना दिया। ठीक है, पहले ये मेन देवता हुआ करते थे, पहले इन्हीं की पूजा की जाती थी। ठीक है, बाद में इनको क्या कर दिया? गौण कर दिया गया। ठीक है, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन मंदिर। नागर शैली की शुरुआत कब मानी जाती है? गुप्त काल के। ठीक है, गुप्तों के समय क्या मानी जाती है? नागर शैली की शुरुआत मानी जाती है। बेसिकली मंदिरों का निर्माण इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ था। तो हमारे राजस्थान में इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चार चौमा का शिव मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। कंसुआ का मंदिर, ये भी कहाँ है? कोटा में। इसके अलावा शीतलेश्वर महादेव मंदिर,
शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ये है झालावाड़ में, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है, इसमें तिथि अंकित है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन मंदिर। तो ये है राजस्थान में कुछ गुप्तकालीन क्या है मंदिर है, ठीक है। कंसुआ, कंसुआ बेसिकली मौर्यन साइट भी मानी जाती है, लेकिन कई किताबों में लिखा हुआ है कि भाई गुप्तकालीन मंदिर में कंसुआ शामिल है, ठीक है। तो गुप्ताओं के पीरियड में शामिल है, गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। कंसुआ का शिव मंदिर। एक और शैली आती है जो कि नागर शैली की उपशैली आती है। जैसे हमने महामारू शैली देखी, वैसे ही एक और उपशैली है जिसका नाम है भूमिज, भूमिज शैली, ठीक है। क्या नाम है? भूमिज शैली। ये क्या है? नागर शैली की उपशैली। इसके हमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे जो प्राचीन मंदिर है भूमि शैली का, सबसे प्राचीन मंदिर वो है सेवाणी का जैन मंदिर। कहाँ पर है ये? पाली में। सीधा पूछेगा कि सेवाणी का जैन मंदिर कौन सी शैली का मंदिर है, ठीक है। तो भूमि शैली जिसमें ऑप्शन रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। या डायरेक्ट पूछ सकता है कि भूमि शैली का राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो सेवाणी का जैन मंदिर। इसके अलावा भंडदेवरा, भंडदेवरा मंदिर कहाँ पर है? बारा, और इसको कहते हैं हाड़ौती का खजुराहो, ठीक है। एक है महानालेश्वर मंदिर, महानालेश्वर मंदिर, यह है मैनाल भीलवाड़ा में। एक है उंडेश्वर महादेव का मंदिर, और यह है बिजोलिया में, ठीक है। तो ये हमने देखा मौर्य पोस्ट मौर्यन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर। एक तो ये ध्यान रखना, जाग बाबा की मूर्ति कहाँ पर है? तो नौह भरतपुर में, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखने हैं ये सब, और ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जाम का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये भूमि शैली, बेसिकली इंडियन हिस्ट्री की किताबों में तो भूमि शैली का जिक्र मिलता नहीं है, लेकिन हमारी राजस्थान वाली किताबों में है इसका मेंशन भूमि शैली का, तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेवाणी के जैन मंदिर याद रखना है। भूमि शैली के सबसे प्राचीन मंदिर सेवाणी का जैन मंदिर, ठीक है, लिखो। लिख लिया? तो मौर्य और मौर्य उत्तरकालीन, मौर्यकालीन में हमने जगह देखी बेराट, ठीक है। सभ्यता में भी पड़ी थी बेराट, जिसकी खुदाई किसके द्वारा की थी? कैप्टन बर्ट बीजक पहाड़ी, ठीक है। गुप्त काल में हमने देखा चारचौमा का शिव मंदिर, कंसुआ का शिव मंदिर, इसके अलावा शीतलेश्वर महादेव का मंदिर जो कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है। इसके बाद देखिए हमने भूमि शैली, ये भी नागर शैली की उपशैली है, और इसका जो सबसे प्राचीनतम मंदिर है वह है सेवाणी का जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है। अब शुरू करते हैं मंदिर, ठीक है। मंदिर कैसे याद करनी है आपको? डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज मंदिर याद करने हैं, ठीक है, ताकि याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले सबसे प्राचीनतम राज्य, ठीक है, मेवाड़। तो मेवाड़ की बात करते हैं तो उदयपुर की बात करेंगे हम सबसे पहले। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? एकलिंग जी का मंदिर तो ये है कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है, कैलाशपुरी उदयपुर में। आज क्या है, हमारी जो भी राजधानी होती है वहाँ पर क्या बनी हुई होती है? विधानसभा, ठीक है, विधानसभा जो कि उसके पूरे राज्य की मेन सूत्रधार होती है। पहले जहाँ पर राजधानी होती थी वहाँ पर क्या बनाया जाता था? मंदिर, ठीक है, क्या बनाया जाता था? मंदिर। और कोई भी कार्य करने से पहले उनका लिया जाता था आशीर्वाद, ठीक है। राजा कैसे बेवकूफ़ बनाते थे लोगों को, ताकि
प्रजा विद्रोह नहीं करे। वो कैसे करेंगे भाई, राजा तो कौन है, भगवान है, हम तो क्या है उनका सेवक है या दीवान है, ठीक है। उसी प्रकार के जो मेवाड़ के जो गोहिल वंश के राजा है वो क्या कहते थे कि भाई राजा तो कौन है, एकलिंग जी है, हम तो क्या है उनके दीवान है, ठीक है। कैलाशपुरी उदयपुर, एकलिंग जी का मंदिर क्या है, कैलाशपुरी उदयपुर। वो मेवाड़ के राजा स्वयं को क्या मानते थे, एकलिंग जी का दीवान, का दीवान। कैलाशपुरी उदयपुर। निर्माता कौन है मंदिर का, जिसने गोइल वंश का नींव डाली, ठीक है, बापा ने, बापा रावल, बापा रावल। उसके बाद जो वर्तमान स्वरूप है, अभी एकलिंग जी के जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है ये दिया गया था रायमल के द्वारा, किसके द्वारा, रायमल के द्वारा। वर्तमान स्वरूप रायमल। इसका जो परकोटा बनाया गया था मंदिर का वो बनाया गया था मोकल के द्वारा, मोकल के द्वारा। मोकल कौन थे, कुंभा के पिताजी, ठीक है। मोकल द्वारा इसका परकोटा बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, कहाँ पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है। मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, बाबा के द्वारा। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है वो बनती है कि कौन से संप्रदाय का है मंदिर, तो ये मंदिर है पाशुपत संप्रदाय का, पाशुपत संप्रदाय का। इसको ही कहते हैं लकुलिश संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय, ठीक है। और इसके मेन जो सूत्रधार है राजस्थान में कौन थे, हरित ऋषि, जिनका पापा शिष्य था, ठीक है। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही उन्होंने क्या जीता था, चित्तौड़ जीता था, ठीक है। तो लकुलिश संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये एकलिंग जी का मंदिर। राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय के दो ही मंदिर है, एक तो एकलिंग जी का मंदिर और दूसरा सुंदा माता जालोर, सुंदा माता जालोर। सुंदा माता क्यों फेमस है, एक तो क्या है यहाँ पर बियर अभ्यारण्य, ठीक है, बालू अभ्यारण्य है, ठीक है। और राजस्थान का जो पहला रोप है वह भी यहाँ पर लगाया गया था सुंदा माता जालोर में, ठीक है। तो ये है हमारे एकलिंग जी का मंदिर। यहाँ पर ज़्यादा फिर ध्यान नहीं रखना, यहाँ पर काले संगमरमर की मूर्ति है, ठीक है, काले संगमरमर की चतुर्मुखी मूर्ति है, चतुर्मुखी मूर्ति है, 4 मुख है उसके, ठीक है। काले संगमरमर की चतुर्मुखी मूर्ति है। ज़्यादा डिटेल में ध्यान जाना नहीं है, बस आपको एक बार ओवरव्यू ले लेना है। बाकी जो पूछेगा वो कैसे पूछेगा, स्थान से पूछेगा या मैच द फॉलोइंग करवा लेगा, किसने निर्माण करवाया, कौन से संप्रदाय का है, या फिर लोकेशन, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। काले संगमरमर की चतुर्मुखी मूर्ति। एक और चीज़ ध्यान रख लेना, किताबों में ये लिखा हुआ है कि औरंगजेब जब यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ने आता है तो वो क्या कर देती है, हमला कर देती है, ठीक है, मधुमक्खियाँ हमला कर देती है यहाँ पर। तो एक किताब है आलमगीर नामा, आलमगीर नामा में मुगलों के देवीय प्रकोप का सामना करना पड़ता है। तो आलमगीर नामा में ये किसके बारे में लिखा हुआ है, एकलिंग जी के मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। ये ध्यान रख लेना, किताब में लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। आलमगीर नामा में मुगलों को परेशानी उठानी पड़ी थी देवी आपदा के कारण, वो था एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय है, राजस्थान में 2 ही मंदिर है इसके, एक मंदिर है सुंदा माता जालोर और जो प्रधान है वह है एकलिंग जी का। मेवाड़ के राजा स्वयं को क्या मानते थे, एकलिंग जी का दीवान। निर्माण किसके द्वारा कराया गया, बापा के द्वारा। वर्तमान स्वरूप रायमल के द्वारा, परकोटा मोकल के द्वारा, ठीक है। ऐसे बार बार देखोगे, जिले वाइज याद करना है, ठीक है। मैप लेना, उसमें अलग अलग लोकेशन पर मंदिरों के क्योंकि लोकेशन ही आएगी एग्जाम में, क्या कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लोकेशन से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लिखो, ठीक है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में। मेवाड़ के राजा स्वयं को कहते थे एकलिंग जी का दीवान। बापा के द्वारा इसको बनाया गया, वर्तमान स्वरूप रायमल के द्वारा
और जो मोकल के द्वारा परकोटा बनाया गया, ठीक है। काले संगमरमर की चतुर्मुखी मूर्ति है। लकुली संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय से रिलेटेड है। राजस्थान में लकुली संप्रदाय के 2 ही मंदिर है, एक है सुंदा माता और दूसरा जो प्रधान पीठ है वो काम मानी जाती है एकलिंग जी का मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर, ये बेसिकली विष्णु मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर है ये? नागदा उदयपुर में। नागदा उदयपुर में। नागदा को बनाया गया था नागादित्य के द्वारा, ठीक है। उसके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। सहस्त्रबाहु का मंदिर, इसके जो निर्माता है वह है श्रीधर, जो कि एक गुहिल शासक था, ठीक है। किसके द्वारा इनका निर्माण किया गया था? श्रीधर के द्वारा। और जो सहस्त्रबाहु मंदिर है उनमें 2 मंदिर समूह है, उसको कहते हैं सास बहू का मंदिर। क्या कहते हैं? सास बहू का मंदिर। तो पूछ ले सीधा कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो नागदा उदयपुर में, ठीक है। सास वाला मंदिर क्या है? बड़ा है, और बहू वाला मंदिर जो है छोटा है, ठीक है। यही है काम का। सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में, ठीक है। जिले के अलावा आपको लोकेशन भी ध्यान रखनी है, जैसे एकलिंग जी का कैलाशपुर है, ठीक है, वैसे ही सास बहू का मंदिर या सहस्त्रबाहु का मंदिर नागदा उदयपुर में, ठीक है। इसके बाद आता है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर है उदयपुर में, प्रॉपर उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। पिछोला झील के पास है ये, पिछोला के पास। इसके जो निर्माता है वो है जगत सिंह पष्ट। जगत सिंह पष्ट। ऐसा कहते हैं कि जगत सिंह के पष्ट में जगदीश जी या जगन्नाथ जी आए थे, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसलिए इसको कहते हैं सपने में बना मंदिर, ठीक है। अन्य नाम सपने में बना मंदिर। कैसा मंदिर है ये? एक वैष्णव मंदिर है, ठीक है। विष्णु भगवान को समर्पित है। इसके सामने जो भी वैष्णव मंदिर होते हैं उसमें सामने की तरफ क्या रहता है? गरुड़ की मूर्ति लगी हुई होती है। जस्ट सामने जो मेन गेट है, जो मेन गर्भगृह है, उसके सामने किसकी मूर्ति लगी हुई होती है? गरुड़ की। जबकि जो शिव मंदिर है उसमें सामने की तरफ नंदी बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका नाम है सपने में बना मंदिर। इसके जो वास्तुकार है, इसको बनाने वाले हैं वो है भाणा व मुकुंद। भाणा व मुकुंद। अब ये इतनी सारी जानकारियों में कैसे पता लगी? तो यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और ये किसके द्वारा लिखी गई? कृष्ण भट्ट तेलंग के द्वारा। कृष्ण भट्ट तेलंग के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसके समय की है? जगत सिंह पष्ट के समय में। तो ये जो हमारे हिस्ट्री के पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है और कल्चरल एस्पेक्ट से भी, ठीक है। कल्चरल एस्पेक्ट से पूछ सकता है कि लेखक के हिसाब से भी आ सकता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसने लिखी? कृष्ण भट्ट तेलंग ने, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? जैसे सपने में बना मंदिर किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से आ सकता है कि जो क्या नाम से जगन्नाथ राय प्रशस्ति है वो किसके समय की है? तो जगत सिंह पष्ट के समय की है, ठीक है। अगला मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर। और ये है सिंगाड़ राजसमंद में, ठीक है। पहले इस जगह का नाम क्या था? सिंगाड़, लेकिन यहाँ पर श्रीनाथ जी स्थापित हुए इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बाद में? नाथ द्वारा, ठीक है। इसका नाम वर्तमान में क्या है? नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी का मंदिर, जब हम संत और संप्रदाय पढ़ रहे थे तब भी आया था श्रीनाथ जी।
कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है? वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड। ठीक है, भारत में वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें हैं, इनमें से 5 क्या है? राजस्थान में। इसमें से एक क्या है? श्रीनाथ जी। तो ये है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। वल्लभ संप्रदाय को ही हमने क्या कहा था? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। पुष्टि मार्गी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। और इनके द्वारा जो दर्शन दिया गया था उसको क्या नाम दिया था? शुद्ध अद्वैतवाद। क्या नाम दिया था? शुद्ध अद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, लिख लेना यहीं पर, लिखे तो दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद। जब हम पढ़ रहे थे वल्लभ संप्रदाय तब हमने पढ़ा था कि यहाँ के जो मंदिर है उसको कहते थे हवेली। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो मंदिर है वो हवेली नुमा होता है। बेसिकली जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल मंदिर है वैसा मंदिर नहीं है। कैसा मंदिर है? हवेली नुमा मंदिर है। ठीक है, बाद में आर्किटेक्चर चेंज हुआ तो ये कैसा मंदिर है? हवेली नुमा मंदिर है। क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहते थे? हवेली। ठीक है, तो ये कैसे प्रकार है इसका? हवेली टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ये बेसिकली कहाँ का है? श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाए थे? वृंदावन से। ठीक है, 2 व्यक्ति थे, गोविंद देव जी और दूसरे का नाम था दामोदर दास गोस्वामी। क्योंकि उस समय औरंगजेब जो था हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहा था, तो ये दोनों इसको लाए थे यहाँ पर श्रीनाथ जी सिंहगढ़ पर। यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए ये रुके थे। उसके बाद इनको अगले दिन सुबह प्रस्थान करना था, लेकिन जैसे ही सुबह उठे ये और इनको यहाँ से ले जाने लगे तो गाड़ी आगे ही नहीं खिसकी। ठीक है, कितनी ही ट्राई किया लेकिन आगे वो गाड़ी खिसकी ही नहीं। इसलिए श्रीनाथ जी क्योंकि यहीं पर रहना चाहते थे इसलिए इनको यहीं पर रखा गया श्रीनाथ जी को। ठीक है, कौन लाए थे मूर्ति को? 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था गोविंद देव और दूसरे का नाम था दामोदर दास गोस्वामी। ठीक है, और शासक कौन था? राज सिंह। शासक का नाम ध्यान रखना, राज सिंह। ठीक है, जिसके द्वारा राजसमंद झील का निर्माण किया गया वही है ये राज सिंह। ठीक है, तो ये है हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर सिंहगढ़ राजसमंद में। ठीक है, लिखो। तो सहस्त्रबाहु का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? श्रीधर के द्वारा। इसको ही कहते हैं सहस्त्रबाहु का मंदिर। सहस्त्रबाहु का मंदिर भी कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में। ठीक है, श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि वल्लभ संप्रदाय की एक पीठ है, कहाँ पर है? सिंहगढ़ नाथ द्वारा। ठीक है, पहले नाम था सिंहगढ़, बनास नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी लिख लेना भाई, बनास के किनारे है सिंहगढ़। जगदीश मंदिर। ठीक है, जगदीश मंदिर जिसको जगत सिंह पष्ट के द्वारा बनाया गया था, इसको सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट तेलंग के द्वारा बनाई गई, लिखी गई। इसके अलावा जो इसके वास्तुकार थे वो थे भाणा व मुकुंद। इसमें एक और चीज़ लिख लेना कि ये बना हुआ है पंचायतन शैली में। ठीक है, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली। अब ये पंचायतन शैली क्या होती है? ठीक है, पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली होती है, यहाँ पर होता है ये मेन गर्भगृह, जो मेन मंदिर है वो तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसके जो 4 कोने हैं वहाँ पर 4 गौण देवताओं के मंदिर रहते हैं। ठीक है, तो ये है पंचायतन शैली। ये तो क्या है? मुख्य देवता। और ये चारों कोनों पर क्या रहते हैं? गौण देवता। बेसिकली ये कंपटीशन चला। ठीक है, क्या चला? कंपटीशन। ठीक है, जैसे कोई वैष्णव मंदिर रहेगा तो बीच में क्या जाएंगे? विष्णु जी, और साइड में किसको पटक देंगे? शंकर भगवान को। शिव पार्वती जी को रख देंगे, गणेश जी को रख देंगे, यक्ष यक्षिणी जी को रख देंगे, भैरू जी को रख देंगे, इस प्रकार। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पंचायतन शैली है अगर हम बात करें तो ये हमारी राजनीति से इंस्पायर है। किनसे इंस्पायर है? राजनीति से इंस्पायर है, पॉलिटिक्स से इंस्पायर है। ये किसको बताती है? सामंतवाद को। किसको बताती है ये पंचायतन शैली? सामंतवाद को। ये तो क्या हो गया? राजा। ठीक है, ये तो क्या हो गया? राजा। और ये इसके क्या हो गए? सामंत।
ठीक है। तो ये किसको बताता है बेसिकली, सामंतवाद को। पंचायतन शैली किसको बताती है, सामंतवाद को बताती है, ठीक है। एक और उदयपुर में लिख लो। पंचायतन शैली बहुत सी जगह आएगी तो समझ में आ जाएगा। एक मुख्य मंदिर रहेगा और 4 कोनों पर 4 गौण देवताओं के मंदिर रहेंगे। गौण देवता कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर, ये है जगत उदयपुर में, जगत उदयपुर में। जगत की पालनहार कौन है, माता, अंबिका माता, ठीक है। तो अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर में, और इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहते हैं इसको, मेवाड़ का खजुराहो। खजुराहो भी क्या है, एक मंदिर निर्माण की स्टाइल है, ठीक है, जिसमें कामशास्त्र का चित्रण हुआ है, ठीक है। कामशास्त्र से इंस्पायर मूर्तियां लगी हुई है खजुराहो में, ठीक है। मेन कहाँ पर है ये, एमपी में, ठीक है। मेनली कहाँ पर है, एमपी में। इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो हमने किसको कहा था, किराड़ू को, ठीक है। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है बाड़मेर में, उसको कहा है राजस्थान का खजुराहो। ये है मेवाड़ का खजुराहो, या इसको ही कहते हैं मिनी खजुराहो, ठीक है। और हाड़ौती का खजुराहो कौन सा है, बंडदेवरा, ठीक है। हाड़ौती का खजुराहो कहाँ पर है, बंडदेवरा 12 में। मेवाड़ का खजुराहो। यहाँ पर एक नृत्य गणपति का, नृत्य गणपति की मंदिर, नृत्य गणपति का मंदिर भी यहीं पर है। नृत्य गणपति, डांसिंग गणपति की जो मूर्ति लगी हुई है वहीं पर, वही भी यहीं पर लगी हुई है अंबिका माता मंदिर में। जैसे हमने देखा त्रिनेत्र गणेश पहले पढ़ा था रणथंभौर के किले में, ठीक है, त्रिनेत्र गणेश, ठीक है। इसके अलावा हेरम्ब गणेश पढ़ा था हमने बीकानेर में, जहाँ पर गणेश जी क्या था, चूहे की जगह पर शेर पर सवार थे, ठीक है। उसके अलावा ये डांसिंग गणपति कहाँ पर है, जगत उदयपुर में है, ठीक है। लिखो, ठीक है। तो पंचायतन शैली समझ में आ गई। जगदीश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। भाणा और मुकुंद इसके क्या थे, वास्तुकार। जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसके बारे में बताती है, जगत सिंह फर्स्ट के बारे में। किसके द्वारा लिखी गई, कृष्ण भट्ट तेलंग। पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली राजनीतिक रूप से सामंतवाद को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, सामंतवाद को रिप्रेजेंट करती है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है, जगत उदयपुर में। इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। और यहीं पर है डांसिंग गणपति, यानी कि नृत्य गणपति की मूर्तिमा या मंदिर भी बना हुआ है, ठीक। जयपुर के बारे में बात कर लेते हैं हम। जैसे वहाँ एकलिंग जी थे, जयपुर में कौन थे, गोविंद देव जी, ठीक है। जयपुर में कौन है, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। जयपुर के शासक खुद को क्या मानते हैं, गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं, ठीक है। तो गोविंद देव जी जयपुर। किसके द्वारा बनवाया गया ये मंदिर, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के लो, या इनको ही कहते हैं जयसिंह सेकंड, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, जयसिंह सेकंड, ठीक है। पहले जो मानसिंह फर्स्ट थे, मानसिंह फर्स्ट के द्वारा वृंदावन में मंदिर बनाया गया, ठीक है। वृंदावन में किसका मंदिर बनाया गया, गोविंद देव जी का मंदिर। फिर यहाँ पर जो गोविंद देव जी के मंदिर मानसिंह फर्स्ट के द्वारा जो बनाया गया वृंदावन में, उसी की मूर्ति लेके आए सवाई जयसिंह, और जयपुर में इनका मंदिर बनाया गया। अब इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक है, कौन से संप्रदाय का है, गौड़ीय संप्रदाय का है। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है ये, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कृष्ण भगवान का एक प्रपौत्र हुआ, ठीक है, पौत्र का बेटा, ठीक है। तो उनका एक प्रपौत्र हुआ, उनकी माता उनको कृष्ण भगवान की कहानियां सुनाया करती थी। तो उसके आधार पर उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई, ठीक है, 3 मूर्तियां बनाई। एक गोविंद देव जी, दूसरे गोपीनाथ जी, और तीसरे मदन मोहन जी। ये कृष्ण भगवान के जिस हिसाब की उसके मन में इमेज थी, उस आधार पर उसने 3 विग्रह बना दिए, ठीक है। इसने तो कृष्ण भगवान के प्रपौत्र ने, व्रजनाभ नाम था उसका, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जानी, बस ये भी ध्यान नहीं रखना अपन को तो केवल यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मुख को, ये वक्ष को,
और ये चरण या पैर को। ठीक है, तो पहले ये तीनों कहाँ पर थे? वृंदावन में थे। ठीक है, बाद में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो इनको छुपा दिया गया। ठीक है, इन तीनों विग्रहों को क्या कर दिया गया? छिपा दिया गया। उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय के जो मेन प्रवर्तक माने जाते हैं वो है चैतन्य प्रभु। चैतन्य प्रभु, ठीक है, जब ये आए तो इन्होंने इनको खोजवाया। ठीक है, तो ये तीनों विग्रह मिल गए। ठीक है, और वापस से इनको वृंदावन में स्थापित किया गया। लेकिन उसके बाद आ गया औरंगजेब। तो औरंगजेब के डर के कारण इन तीनों को लेकर कहाँ आ गए? जयपुर आ गए। ठीक है, तो पहले ये तीनों ही कहाँ पर थे? जयपुर में थे। तो अभी भी प्रेजेंट टाइम पे गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी तो कहाँ पर है? जयपुर में है। लेकिन मदन मोहन जी कहाँ पर है? करौली में, क्योंकि करौली के राजा ने जयपुर के राजा से इनको मांग लिया था तो उन्होंने दे दिए थे। तो ये मदन मोहन जी कहाँ पर है? अभी करौली में है। ठीक है, ये कहानी है ऐसी। ठीक है, बाकी अब हमको ये ध्यान रखना है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, वहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं देखी, श्रीनाथ जी का मंदिर। वैसे चित्रकला में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, चित्रकला में पढ़ चुके हैं कि उनके मंदिर के पीछे क्या होता है? पिछवाई बनी हुई होती है। ठीक है, पिछवाई जहाँ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण हुआ रहता है। चित्रकला में हम पढ़ चुके नाथ द्वारा शैली। ठीक है, कमला और इलायची दो महिला चित्रकारों के नाम भी वहाँ पर पढ़े थे हमने नाथ द्वारा शैली में। इसके अलावा शिला माता का मंदिर, कहाँ पर है शिला माता का मंदिर? आमेर के किले में। ठीक है, ये क्या है मानी जाती है? कछुआओं की आराध्य देवी। ठीक है, जयपुर में किनका राज था? कछुआओं का राज था। ठीक है, जैसे मेवाड़ में गोइलों का राज था वैसे ही यहाँ पर किसका राज था? कछुआओं की। तो ये है कछुआओं की आराध्य देवी। किसके द्वारा बनाया गया? ये मानसिंह पष्ट के द्वारा। मानसिंह पष्ट इसको कहाँ से लाया था? बंगाल के राजा केदार से। ठीक है, बंगाल के राजा केदार से इसको लाया था। बंगाल के राजा केदार से। जब अकबर ने उसको सूबेदार बना के बंगाल भेजा तो वहाँ से लेके आया था ये शिला माता की मूर्ति को। ठीक है, काले संगमरमर की ये मूर्ति बनी हुई है। किसके द्वारा बनाया गया? ये मानसिंह पष्ट के द्वारा। आमेर के किले में बना हुआ है। ठीक है, शिला माता का मंदिर। इन्हीं के पास बना हुआ है हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर। आमेर पर पहले किसका शासन था? मीणाओं पर। ठीक है, मीणाओं का शासन था आमेर पर। मीणाओं को हराकर कछुआओं ने कब्जा कर लिया। बाद में कछुआ रूल करने लगे। तो ये कछुआओं की आराध्य, ये मीणाओं की आराध्य देवी है। क्या है ये? मीणाओं की आराध्य देवी है। दोनों का मंदिर साथ साथ ही है। ठीक है, पहले से ही हिंगलाज माता थी, बाद में शिला माता को स्थापित किया गया। तो दोनों क्या है? साथ साथ ही। बाद में कछुआओं ने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया और दोनों की पूजा साथ साथ की जाने लगी। जो हिंगलाज माता है ये क्या है? प्राचीनतम आदिपीठ मानी जाती है। ठीक है, प्राचीनतम आदिपीठ। वैसे हिंगलाज माता का जो मेन मंदिर है वो कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में है ये। जब सती के टुकड़े होकर अलग अलग जगह पर गिरे तो जो हिंगलाज का मंदिर मतलब होता है सिंदूर। ठीक है, हिंगल का मंदिर मतलब क्या होता है? सिंदूर। तो वहाँ पर क्या है? सिंदूर लगा, ये ललाट, ये ऊपर का जो मस्तक है ये यहाँ पर गिरा हिंगलाज बलूचिस्तान में। तो वहाँ पर है हिंगलाज माता का मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। प्रमुख आदिपीठ बलूचिस्तान। ठीक है, तो शिला माता का मंदिर पास में बना हुआ है हिंगलाज माता का मंदिर। शिला माता तो है कछुआओं की आराध्य देवी और ये थी मीणाओं की। ठीक है, जो प्राचीनतम आदिपीठ मानी जाती है वह भी हिंगलाज माता मानी जाती है। और इसका जो प्रमुख मंदिर है वह कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में है ये। ललाट पर सिंदूर लगा हुआ, ये है हिंगलाज माता की पहचान। ठीक है, लिखो। तो गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। और जयपुर के जो कछुआ शासक है वो स्वयं को क्या मानते हैं? गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। शिला माता का मंदिर ये मानसिंह पष्ट के द्वारा
बनाया गया। कछुआओं की आराध्य देवी है। इसके पास ही हिंगलाज माता का मंदिर है, जो कि प्राचीनतम आदिपीठ मानी जाती है, जो कि कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। कहाँ से लाए थे शिला माता की मूर्ति को? बंगाल के राजा केदार से। जगत शिरोमणि का मंदिर, ये भी कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। मानसिंह पष्ट की जो पत्नी थी कनकावती, उसने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में यह मंदिर बनाया था। ठीक है। इस मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। ठीक है। इसमें वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। मानसिंह पष्ट की पत्नी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसकी जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई? चित्तौड़गढ़ से, मीरा मंदिर से। ठीक है। मीरा जिसकी पूजा किया करती थी उसी से ये मूर्ति लाई गई। काले संगमरमर की यही बनी हुई है, काले संगमरमर से बनी हुई। पंचायतन शैली में बना हुआ है ये भी। ठीक है। कैसी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में ये मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा मुगल शैली का प्रभाव भी इस पर है, मुगल शैली का प्रभाव, क्योंकि मानसिंह पष्ट ज़्यादातर अकबर के सानिध्य में रहा। ठीक है। तो मुगल शैली का प्रभाव तो आना ही है। ठीक है। तो मुगल शैली का प्रभाव भी इस पर माना जाता है। ठीक है। जगत शिरोमणि का मंदिर। विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर, विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर। ठीक है। कल्कि कौन है? भगवान विष्णु, जो अपना कलयुग को समाप्त करने के लिए जो आखिरी अवतार लेंगे, 10वां अवतार, वो कौन सा लेंगे? कल्कि। तो विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर है जयपुर में। जयपुर में जो बड़ी चौपड़ है वहाँ पर है ये, बड़ी चौपड़ जयपुर में। और इसे बनाया भी किसने? सवाई जय सिंह ने। ऐसा कहते हैं कि इनके जो बाह्य खुर में यहाँ पर एक घोड़े की संगमरमर की मूर्ति है, घोड़े की संगमरमर की मूर्ति है। तो उस घोड़े के जो संगमरमर की मूर्ति है उसके बाएं खुर में एक छेद है, वो छेद लगातार भर रहा है। जब वो छेद पूरा भर जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। ठीक है। इसी घोड़े पर सवार होकर कल्कि भगवान आएंगे और कलयुग का क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? जयपुर में। पूछ ले कि विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर जयपुर में बना हुआ है। ठीक है। देखो, तो जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। किसके द्वारा बनाया गया? मानसिंह की पत्नी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। इसकी जो मूर्ति है वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। ठीक है। विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर भी जयपुर में है, जिसका निर्माण मिर्जा सवाई जय सिंह द्वारा किया गया। इसके बाद नरसिंह जी का मंदिर। नरसिंह जी का मंदिर ये भी कहाँ पर है? आमेर, जयपुर। जब हम आमेर का किला पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कदमी महल, जहाँ पर आमेर के राजाओं का क्या होता है? राज तिलक। और जो सबसे पुरानी इमारत है आमेर के किले में वो भी कौन सी है? कदमी महल। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? कदमी महल में। किसके द्वारा नरसिंह जी के जो नरसिंह की जो मूर्ति गिफ्ट में की गई थी, आमेर के राजा थे एक पृथ्वीराज, उनकी पत्नी बालबाई को दी थी। किसने? कृष्णदास पयहारी के द्वारा। कृष्णदास पयहारी द्वारा नरसिंह की मूर्ति किसको दी? बालबाई को। और जो ये बालबाई थी ये क्या थी? पत्नी थी किसकी? पृथ्वीराज की।
कृष्णदास पयहारी नाम याद आया जब हम संत और संप्रदाय पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी राजस्थान में 2 पीठों की बात की थी, एक रेवासा सीकर की और दूसरी बात की थी हमने गलताजी की। ठीक है, तो जो गलताजी वाली पीठ के कौन थे? कृष्णदास पयहारी। ठीक है, तो गलताजी का मंदिर भी कहाँ पर आ जाएगा? जयपुर में आ जाएगा। ठीक है, लाडनी जी का मंदिर, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में। इसके बाद आता है चरण मंदिर। चरण जो मंदिर है ये पहाड़ी पर है, नाहरगढ़ और जयगढ़ के बीच में, नाहरगढ़ व जयगढ़ के मध्य। ऐसा कहते थे कि भगवान कृष्ण यहाँ पर गायें चराने आते थे, तो उनके चरणों की पूजा की जाती है यहाँ पर चरण मंदिर में। ठीक है, संगी छूताराम का मंदिर, संगी छूताराम का मंदिर, ये क्या था? पहले जैन मंदिर था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है? शिव मंदिर। वर्तमान में ये क्या है? शिव मंदिर। एक राजा हुआ कछवाओं का, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह अलग है और मिर्जा राजा जयसिंह अलग है। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह का पीएम था एक, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया, संगी छूताराम का। मिर्जा राजा जयसिंह के पीएम के लो या दीवान के लो, द्वारा। नाम था शायद मोहनदास खंडेलवाल। ठीक है, ऐसा कुछ नाम था। तो संगी छूताराम का मंदिर, ये ध्यान रखना, चरण मंदिर वगैरह। ठीक है, तो ये आज जयपुर के मंदिर पढ़ लिए और उदयपुर के मंदिर पढ़ लिए, बाकी कल मंदिर वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।